साल 2017 में 5 करोड़ भारतीय पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए सिर्फ उनके मेडिकल बिल्स की वजह से। मेडिकल बिल में जनरली हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, ट्रांसप्लांट, बहुत सारे खर्चे आते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है दवाइयों का खर्चा। इन 5 करोड़ में 3.8 करोड़ लोग सिर्फ इसी दवाइयों के खर्चे की वजह से गरीब हुए थे। एक डेटा है कि हर भारतीय अपने जेब से हर साल 2500 रुपए इलाज के लिए खर्च करता है और पूरे देश के लिए नंबर लगभग 3 लाख करोड़ के पार चला जाता है। इस खर्चे का 67% सिर्फ दवाइयों पे जा रहा है। इस खर्चे को कम करने का एक इलाज है। 80% तक इसे कम कर सकते हैं अगर हम ब्रांडेड दवाइयों से जेनरिक दवाइयों पर शिफ्ट कर जाएं। अब ये जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयां क्या है ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसके पहले एक डेटा जरा मैं और फेंक के मार दूं ताकि आप थोड़ा सीरियसली इस बात को कंसीडर करना शुरू कर दो। अमेरिका के अंदर डॉक्टर पर्चे में जो 10 दवाइयां अगर लिखता है उसमें से 9 जेनरिक दवाइयां होती हैं और सिर्फ एक होती है ब्रांडेड। अब ये जेनरिक दवाइयां इतनी ज्यादा सस्ती हैं कि जो 90% दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन में होने के बावजूद इनका टोटल खर्चा सिर्फ 18% है। यानी जो बाकी 10% दवाइयां हैं जो कि ब्रांडेड हैं, ये 80% खर्चा करवा रही हैं अमेरिकियों से। और इसीलिए अमेरिका वाले जेनरिक दवाइयों का यूसेज बढ़ा रहे हैं और इसी की वजह से 2021 में इन्होंने $373 बिलियन सेव कर लिए थे। अब भारत में दुनिया भर की 20% जेनरिक दवाइयां बनती हैं, लेकिन भारत के अंदर अफोर्डेबल जेनरिक दवाइयों का मार्केट सिर्फ 1% है। यानी कि सारी दवाइयां बनती हैं, बिकती बाहर है। ना डॉक्टर इन्हें लिखना चाहते हैं, ना मेडिकल स्टोर वाले बेचना चाहते हैं और ना ही गवर्नमेंट की कोई इस पर ठीक ठाक सी पॉलिसी भी बनी हुई है। तो अब सवाल बड़ा सिंपल सा है, ये जेनरिक दवाइयां सुन के बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो ये हैं क्या? ये इतनी सस्ती कैसे हैं? ये इनका यूसेज इतना कम क्यों है भारत में? और लास्ट में क्या अभी भारत में कुछ इसको लेके चेंज हो रहा है? आओ एकदम डिटेल में चर्चा करते हैं इन्हीं सारी बातों पे। Doctors in India will have to prescribe generic drugs. New rules that have made it mandatory for doctors to prescribe generic drugs. IT raids are being conducted against Micro Labs Private Limited in Bengaluru. और चिकित्सा पेशेवरों को करीब 1000 करोड़ रुपए के मुफ्त में गिफ्ट्स देने का आरोप लगा है। A medical product alert identified in the Gambia that had been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. देखो, दवाइयां मेनली 2 टाइप की होती हैं, ब्रांडेड और जेनरिक। ये ब्रांडेड के अंदर ना 2 और टाइप होते हैं, ब्रांडेड पेटेंट वाली और ब्रांडेड जेनरिक दवाइयां। कोई भी बड़ी फार्मा कंपनी जब रिसर्च करके दवा इन्वेंट करती है तो उसको पेटेंट करवा लेती है, फिर सिर्फ ये अपने नाम से इसको बेचती है। अब ये होती हैं ब्रांडेड पेटेंटेड दवाइयां। अब ये पेटेंट कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है तो उसके बाद बाकी कंपनीज भी ये दवा बना सकती हैं और अपने अपने ब्रांड नेम से इनको बेचना शुरू कर देती हैं। इन्हीं को बोलते हैं ब्रांडेड जेनरिक दवाइयां। मतलब दवा पर ब्रांड का नाम तो है, लेकिन अब सब लोग बना रहे हैं तो ये दवा जेनरिक हो जाती है। अब भारत में ब्रांडेड दवाई जितनी बिकती है उसमें 90% दवाइयां ये ब्रांडेड जेनरिक वाली होती हैं और बाकी सिर्फ 10% ही होती हैं जिस पर किसी एक कंपनी का पेटेंट है। फिर आती हैं एकदम जेनरिक दवाइयां जिसमें सिर्फ दवा का केमिकल कंपाउंड लिखा जाता है, इसमें कोई ब्रांड नेम नहीं इंक्लूडेड होता। अगर कीमत की बात करो तो जो ब्रांडेड पेटेंटेड दवाई है जो सिर्फ एक कंपनी बना रही है वो सबसे महंगी होती है। फिर ब्रांडेड जेनरिक वाली आती है जो कि थोड़ी सस्ती होती है, मगर यहाँ पे भी ब्रांड लिखा है तो इनका भी खर्चा ज्यादा होता है। सबसे सस्ती होती है जेनरिक दवाइयां जिस पर सिर्फ केमिकल कंपाउंड लिखा हुआ है। किसी भी दवाई के पीछे मेनली 3 डिटेल आप नोटिस करोगे, दवाई का ब्रांड, वो किस कंपनी ने बनाई है और उसके अंदर सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या पड़ा हुआ है। जैसे ये दवाई देखो, इसका ब्रांड नेम है डोलो 650, कंपनी का नाम है माइक्रो लैब्स और इसके अंदर कंपाउंड है पैरासीटामोल। ये एक ब्रांडेड जेनरिक दवाई है तो ये पैरासीटामोल, लेकिन डोलो 650 के ब्रांड नेम के अंडर बिक रही है। अब अगर आपकी बीमारी पैरासीटामोल लेने से ठीक हो सकती है तो डॉक्टर अगर पर्चे में पैरासीटामोल लिख दे तो सही हो जाएगा, आप फिर जाकर पैरासीटामोल सॉल्ट वाली कोई भी जेनरिक दवाई ले आओगे और ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर आपके पर्चे में दवाई नहीं लिखता, वो ब्रांड का नाम लिखता है जो किसी स्पेसिफिक कंपनी ने बनाया हो। और बहुत बार आप ये नोटिस करोगे कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो बस उसके पास वाली क्लिनिक में ही मिलती है। अब इसके पीछे पूरा नेक्सस क्या है ये मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये देखो कि जो अलग अलग कंपनीज है ना वो सेम सॉल्ट की दवाई अपने अपने ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं, अपने हिसाब से प्राइस सेट करते हैं और स्पेसिफिकली अगर किसी दवाई का ब्रांड फेमस हो गया तो और ज्यादा महंगी मिलने लगती है। और ये कंपनीज ना सेम दवाई के सॉल्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपना अपना पेटेंट बनवा लेते हैं तो वो दवाई और ज्यादा महंगी हो जाती है। अब ये जो पेटेंट होता है ये सिर्फ कुछ सालों के लिए वैलिड होता है। अलग अलग कंट्रीज में अपनी अपनी वैलिडिटी है। भारत के अंदर फार्मा पेटेंट टिपिकली 20 साल तक वैलिड होते हैं। तो अगर किसी कंपनी ने कोई दवा इन्वेंट करी है, उसका पेटेंट लिया, तो 20 साल तक सिर्फ वही कंपनी दवा बनाएगी और उसके बाद कोई भी कंपनी इस दवा को प्रोड्यूस करना शुरू कर सकती है। इसमें एक लास्ट चीज और है, जैसे अगर कोई फॉरेन
फॉरेन कंपनी है जिसके पास किसी ड्रग का पेटेंट है, लेकिन वो दवाई भारत में मिलना मुश्किल है या बहुत ही ज्यादा महंगी है, तो भारत के अंदर ऐसी दवाई को प्रोड्यूस करने का लाइसेंस किसी दूसरी कंपनी को 20 साल से पहले भी मिल सकता है। अगर आप प्राइस के मामले में देखो तो जेनरिक ड्रग ब्रांडेड वाली से 80% तक सस्ती होंगी, यानी ब्रांडेड वाली 100 की मिल रही है तो जेनरिक आपको 20 रुपए में मिल जाएगी। तो अब आप ये सोच सकते हो कि अगर जेनरिक वाली इतनी सस्ती है तो ये गवर्नमेंट ब्रांडेड ड्रग अलाउ क्यों करती है, सारी ड्रग जेनरिक कर दो। देखो, हम इस बात को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं समझ सकते। अब जो ब्रांडेड ड्रग बना रही है कंपनी, ये कोई खराब चीज थोड़ी है। इनफैक्ट फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवार्टिस, एस्ट्राजेनेका, ये सब बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं। ये कोई ड्रग ऐसे नहीं बना देती, इसके पीछे सालों की रिसर्च डेवलपमेंट लगती है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। इनफैक्ट फार्मा कंपनीज के बारे में एक फैक्ट है कि अपनी कमाई का 15% से लेके 30% हिस्सा सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं। ये किसी भी और इंडस्ट्री में आप देख लो, इतना ज्यादा कहीं नहीं होता। एप्पल और गूगल वाले भी 6 से 12% ही रिसर्च में खर्च करते हैं। ये आप लिस्ट देखो, अलग अलग इंडस्ट्रीज से टॉप ऐसी 20 कंपनी देखी गई जो रिसर्च पे सबसे ज्यादा खर्चा करती हैं। इसमें 7 सिर्फ एक इंडस्ट्री से आ रही हैं, फार्मा इंडस्ट्री से। किसी भी ड्रग का रिसर्च का जो प्रोसेस होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और रिसर्च सक्सेस होने के बाद भी सिर्फ ट्रायल और अप्रूवल के प्रोसेस में ही 3 स्टेजेस हो जाते हैं, और इसके अंदर भी अलग अलग फेजेस होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 12 से 13 साल लग सकते हैं, और हर दवाई इस प्रोसेस तक पहुंच भी नहीं पाती। सिर्फ 15% ऐसी ड्रग्स हैं जो ये सारी स्टेजेस को क्रॉस कर पाती हैं, और इसीलिए इस तरह की रिसर्च करने के लिए हर फार्मा कंपनी अलग अलग देश में बेस्ट टैलेंट को हायर करती है, रिसर्च सेंटर खोलती है, बहुत सारी ट्रायल करवाती है, और फिर कहीं जाकर ये लोग कोई एक ड्रग बना पाते हैं जिस पर अप्रूवल मिलता है। तो जब इतना सारा पैसा खर्च हो चुका है तो कंपनी चाहती ना कि ये ड्रग बेच के वो पैसा वसूल भी करें, और इसी के लिए रिसर्च के साथ साथ फार्मा कंपनीज का मार्केटिंग बजट भी बहुत हाई होता है। ये फार्मा कंपनीज इतने ऐड चलाती हैं कि सिप्ला, मैनकाइंड, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सारे नाम आपको बचपन से ही याद होंगे, क्योंकि भैया आपने टीवी पे इनके ऐड देख रखे हैं। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 2021 में बिग फार्मा कंपनी के टीवी बजट का ऐड $3.9 बिलियन का था। अब ये सारी कंपनीज जो मार्केटिंग कर रही हैं, ये कॉस्ट आपकी जेब से ही निकालती हैं, अपनी महंगी ब्रांडेड दवाइयां बेच बेच के। अब इस मार्केटिंग के पूरे साइकिल में एक ऐसी प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व हो जाती है जिसमें डॉक्टर भी शामिल हो जाते हैं। वो डॉक्टर जिन्हें लोग भगवान मान के दवाई लेने जाते हैं, वो थोड़े से पैसों के लिए इन कंपनीज के सेल्स एजेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ डॉक्टर्स की लिखी दवाई सिर्फ उनके क्लिनिक के पास वाले मेडिकल स्टोर पे मिलती है। तो आप जानते हैं ये होता कैसे। आप ऐसे किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाके ध्यान से देखना, आपको एक बोर्ड मिलेगा जिसमें हफ्ते का एक दिन और कोई टाइम मेंशन होता है। ऊपर लिखा होता है एमआर कृपया इस दिन पर ही आए। आप उस दिन और उतने टाइम पर अगर क्लिनिक पहुंच गए तो आपको क्लिनिक के बाहर कोट पैंट पहने हुए लोगों की लाइनें दिख जाएंगी। इन लोगों को बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी शॉर्ट में एमआर। ये लोग अलग अलग फार्मा कंपनीज के एजेंट होते हैं और डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाई के फायदे बताते हैं। इसके साथ साथ ये उस डॉक्टर से डील भी करते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी की दवाई लिखोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, गिफ्ट मिलेंगे, और ये लोग गिफ्ट में डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप, गाड़ियां और इवन घर तक देते हैं। जिस डॉक्टर के पास जितने ज्यादा मरीज हैं उसको उतना ज्यादा गिफ्ट मिलता है। अब एक कंपनी के साथ डील होने के बाद डॉक्टर अपने पेशेंट को बस उसी कंपनी की दवा लिखना शुरू कर देता है, और ये कंपनी वाले भी अपना स्टॉक उसके पास वाले मेडिकल स्टोर में रखवा देते हैं। और काफी केसेस में दवाइयां काफी न्यू होती हैं, इसीलिए आपको बाकी किसी मेडिकल स्टोर में जनरली ये दवाइयां मुश्किल से ही मिलती हैं। और ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये चीज आप खुद अपने आप से ट्राई कर सकते हो, और ऐसी न्यूज भी आती रहती है, गूगल पे आप सर्च कर लेना। जैसे आपने नोटिस भी किया होगा, पैंडेमिक के टाइम पे ना पैरासीटामोल डोलो 650 वाली पॉपुलर हो गई थी। मार्च 2020 से अगस्त 2022 के बीच में इन्होंने 500 करोड़ रुपए की सेल की थी। इनफैक्ट इसकी इतनी ज्यादा सेल हुई कि इसे पैंडेमिक के दौरान फेवरेट स्नैक बुलाना शुरू कर दिया गया था। फिर लास्ट ईयर दवाई बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स पर टैक्स फ्रॉड का एक केस हुआ। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कोर्ट में कहा कि इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट पूरे देश भर में अलग अलग डॉक्टर्स को दिए थे, ताकि ये डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट को पैरासीटामोल जब देते हैं तो उसमें सिर्फ डोलो 650 का नाम ही लिखा जाए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पैरासीटामोल का है, लेकिन बात सिर्फ उसकी नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड की अलग अलग दवाइयां आती हैं। अगर डॉक्टर कंपाउंड का नाम लिख दे तो आप जेनरिक ड्रग खरीद लाओगे जो कि सस्ती होगी, लेकिन डॉक्टर लिखता है ब्रांड का नाम जो जनरली महंगी मिलती है, और इसमें डॉक्टर का कमीशन होता है, इसीलिए वो सिर्फ उसी ब्रांड का नाम लिखता है जिसकी तरफ से उसको गिफ्ट
मिल रहे होते हैं। अब चूंकि इतना पैसा इन्वॉल्व है इसलिए डॉक्टर जेनरिक दवाइयां लिखना नहीं चाहते, दुकान वाले जेनरिक दवाइयां बेचना नहीं चाहते और गवर्नमेंट को भी टफ कानून लाके इसको इंप्लीमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जनता को तो यही क्लियर नहीं है कि ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग का गेम क्या होता है। ऐसे में फार्मा कंपनीज की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होता है। लेकिन लास्ट कुछ ईयर से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब जेनरिक दवाइयों को प्रमोट करने के लिए थोड़ा एक्टिव हो गई है। वैसे 2002 से ही मैंडेटरी है ये बात कि डॉक्टर जेनरिक दवाइयां प्रिस्क्राइब करें, लेकिन अभी बहुत रिसेंटली इस पर एक टफ डिसीजन लिया गया जब नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह कहा कि भैया डॉक्टर अगर जेनरिक ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, उसके लाइसेंस को भी रिवोक किया जा सकता है। अब डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो देश में डॉक्टर की सबसे बड़ी बॉडी है, इसने इस बात को अपोज किया। डॉक्टर्स का कंसर्न ये है कि भैया जेनरिक दवाइयों की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है। डॉक्टर कहते हैं कि हम जेनरिक दवाई लिख भी देंगे तो जो मरीज है मेडिकल स्टोर पे जाएगा, वहां पर जो फार्मासिस्ट है पर्चे पे कंपाउंड पढ़ के उसे कोई ब्रांडेड दवाई ही चिपका देगा और कई बार उस ब्रांड की दवाई में हो सकता है कुछ और भी ऐसे कंपाउंड मिले हो जो उस पेशेंट के लिए ठीक ना हो और ऐसे में पेशेंट के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। अब अपने देश में मेजॉरिटी लोग आज भी दवाई को पीली वाली, नीली वाली, गोल वाली, लंबी वाली ऐसे कह के पहचानते हैं, तो उनके लिए सॉल्ट कंपाउंड को देखना, समझना और फार्मासिस्ट के इस धोखे से बचना बहुत ईजी नहीं होने वाला है। कई बार आपने भी देखा होगा कि फार्मासिस्ट के पास आप कोई दवाई लेने जाते हो तो बोलता है इस वाले ब्रांड की तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम दवाई मैं दूसरे ब्रांड की आपको दे रहा हूं, इसमें सेम कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ये फार्मासिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रांड वाइज इनके पास जो मार्जिन आता है वो बहुत अलग अलग होता है। मुझे एक फार्मासिस्ट ने बताया कि दो अलग अलग ब्रांड की अगर सेम दवाई आप देखें जिसमें ऑलमोस्ट सेम एमआरपी लिखी, जैसे 175-80 रुपए लिखी है, तो उन्हें एक दवाई हो सकता है 20 की मिले और दूसरी 120 की। तो देख रहे हो मार्जिन में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये फार्मासिस्ट भी वही दवाइयां ज्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं जिस ब्रांड से इनको ज्यादा मार्जिन मिल रहा हो। ऑल्दो गवर्नमेंट को भी ये प्रॉब्लम पता है, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि वाले मेडिकल स्टोर खोले जहां पर आपको सस्ते में अच्छी क्वालिटी की जेनरिक दवाइयां मिल जाती हैं। लेकिन ये अभी भी हर शहर में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर जेनरिक ड्रग का अडॉप्शन बढ़ाना है तो डॉक्टर के पर्चे में लिखवाने के बाद इनको अवेलेबल करवाना सबसे बड़ा स्टेप होने वाला है। अब देखो जेनरिक ड्रग का मेन फायदा मैंने आपको बता दिया, वो है पैसे की बचत। लेकिन पैसा बचा के सेहत से खिलवाड़ भी तो नहीं कर सकते और इसीलिए अभी तक जो पॉजिटिव्स मैंने आपको बताए हैं, तो मेरा फर्ज है कि जेनरिक ड्रग के साथ जो बड़े बड़े स्कैंडल हुए, जो इनकी बिटर साइड है, वो भी मैं आपको बता दूं। अब इसी साल एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, शायद आपको याद हो, गैम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हो गई थी और इसमें एक भारत की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल की बनाई हुई जेनरिक कफ सिरप का नाम आया था। यूएस में भी पिछले साल ऐसा हुआ है, एक भारतीय कंपनी है ग्लोबल फार्मा, उसने एक आई ड्रॉप बनाई थी जिससे 70 लोगों को आंखों में प्रॉब्लम हो गई, 3 लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे लोग परमानेंटली ब्लाइंड भी हो गए थे। अरे आपने रैनबैक्सी का नाम तो सुना होगा ना, ये भी एक भारत की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी थी जो लगातार इसी तरह की कंट्रोवर्सी में फंसी रही। सबसे पहले 2004 में केस खुला जब इनके 2 एम्प्लॉइज ने कहा कि ये कंपनी डेटा फैब्रिकेशन करती है। उसके बाद 2008 में यूएस एफडीए ने इनके 30 ड्रग्स को बैन कर दिया था क्योंकि ये सही मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहे थे। और 2013 में इन्होंने 7 क्रिमिनल चार्जेस में गिल्टी प्लीड करा जिनमें इन पर अडल्ट्रेटेड ड्रग बनाना, डेटा फैब्रिकेशन और फ्रॉड जैसे चार्जेस लगे थे। $500 मिलियन का फाइन इन्होंने भरा था और इवेंचुअली इनके प्रमोटर्स को 2019 में एक अलग केस में अरेस्ट भी कर लिया गया। अब देखो ऐसा नहीं कि जेनरिक ड्रग सेफ नहीं होते हैं, ज्यादातर जेनरिक ड्रग सेफ ही होते हैं, लेकिन जो इस तरह के स्कैंडल आते हैं इससे लोगों का कॉन्फिडेंस इस पर कम होता है। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स जो नई वाली गाइडलाइन का अपोज कर रहे थे, उनका एक पॉइंट ये भी था कि जेनरिक ड्रग्स की जो क्वालिटी है वो ब्रांडेड ड्रग्स की कंपैरिजन में अच्छी नहीं होती। लेकिन इन स्कैंडल्स के बावजूद भी भारत की जेनरिक ड्रग्स काफी सेफ हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तभी तो हम इतने बड़े अमाउंट में इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जेनरिक ड्रग के यूसेज से लोगों का सिर्फ पैसा नहीं बचता, बल्कि जो लोग गरीब हैं, जो एक्चुअली में दवाई अफोर्ड ही नहीं कर पाते, उनके लिए इलाज और ज्यादा अफोर्डेबल भी बनता है। अब देखो बीमारी के टाइम पर किसी को एक्टिविज्म नहीं याद आता, ये मुझे भी पता है। जो डॉक्टर लिखता है सब लोग चुपचाप लेके आते हैं और खा के इंतजार करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस भी जरूरी है ना यार। नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जब जाओ तो एमआर वाला जो बोर्ड है वो जरूर सर्च करना। डॉक्टर जब दवा लिखे तो उसकी कंपनी देखना, डॉक्टर से पूछना कि क्या वो ब्रांडेड की जगह कोई जेनरिक ड्रग आपको लिख सकता है। पता करना अपने आसपास की जेनरिक ड्रग्स कहां मिलती हैं, और जेनरिक दवा ना भी मिले तो जो ब्रांडेड दवाई मिले उसमें सॉल्ट कॉम्पोजिशन को देखना, फिर सेम सॉल्ट कॉम्पोजिशन वाली दवाइयों के रेट मैच करना, देखना कौन से ब्रांड ज्यादा महंगी चीजें बेच रहा है, किस कंपाउंड से क्या होता है। मैं आपको एक्टिविज्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस थोड़ा सा अवेयर होने वाली बात है यार। बाकी कानून तो सिर्फ पेपर पे बनता है और उससे थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अवेयर हो गए तो लिटरली रिवॉल्यूशन आ सकता है। इसी मैसेज के साथ ये वीडियो खत्म। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जाके शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।